आज कहानी अड्डा में दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेरणादायक बहुत ही सुंदर कहानी। चलिए आनंद लेते हैं। शिवनाथ ने अपने इंजीनियर बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से की थी। बेटी की शादी में अपने सभी जानने वालों को और दूर दूर बस चुके रिश्तेदारों को भी बुलाना भी नहीं भूले। महानगर की सबसे पुरानी बस्ती के बीचों बीच शिवनाथ जी का बंगला था। शिवनाथ जी का सिर्फ एक ही पुत्र था। वैसे तो भुजबल स्थित इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल पद से रिटायर शिवनाथ जी बेटे को अपनी तरह से अध्यापक बनाना चाहते थे, परंतु बेटे ने ही शुरू से दिलचस्पी दिखाई थी कि वो इंजीनियर बनना चाहता है, और शिवनाथ जी ने भी बेटे की इच्छा का कोई विरोध नहीं किया। और एक दिन बेटे ने पिता का नाम रोशन करते हुए न सिर्फ अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, बल्कि कॉलेज से निकलने के बाद ही कुछ दिनों बाद अच्छी सैलरी वाले पीडब्ल्यू विभाग में इंजीनियर की नौकरी प्राप्त कर ली। अब तो शिवनाथ जी की सारी चिंताएं दूर हो गई थी। एक तो खुद अच्छी खासी पेंशन पाते थे और ऊपर से बेटा सरकारी इंजीनियर, वो भी पीडब्ल्यू विभाग में। अब तो उनके 10 की 10 उंगलियां मानो शुद्ध देसी घी में हो। सरकारी नौकरी मिलते ही बेटे के लिए रिश्तों का तांता लग गया। ऐसे ही बड़े घर की बहू मिलना और साथ ही साथ ढेर सारा दहेज मिलना भी लाजमी था। शादी के बाद बहू के पैर जैसे ही घर में पड़े, चारों तरफ मानो खुशियां ही खुशियां बिखर गई। आज सब बहुत खुश थे। काफी सालों बाद ऐसा माहौल बना था। बहू ने भी सबकी उम्मीद पर खरे उतरते हुए सबको खुश करने की बहुत कोशिश की। ये वाकई बहुत यादगार समय था। शिवनाथ ने दोनों हाथ जोड़कर, बड़े घर की बहू के अंदर कोई भी बड़े घर की बेटी जैसे नखरे नहीं थे। ऐसे में बहू सबको रास आ रही थी। धीरे धीरे वक्त के साथ घर में ईश्वर की कृपा से नन्ही किलकारियां गूंज उठी। बेटे के जन्म के 25 वर्ष बाद आज जाकर घर में किसी नन्हे मेहमान ने कदम रखा था। शिवनाथ जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दिया। पोते के आने की खुशी में उन्होंने सारी बस्ती को ही दावत दे डाली। पोते को पाकर दादा दादी को ऐसे लगा जैसे उन्होंने वैतरणी पार कर ली हो। विश्वनाथ जी के आंगन में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई थी। धीरे धीरे शिवनाथ का पोता बड़ा होने लगा और अब उसके स्कूल जाने के दिन थे। काफी दिनों बाद आया जब नन्ना मुन्ना सबकी आंखों का तारा था। वो उसे अकेले स्कूल भेजने की इच्छा तो किसी की नहीं थी, मगर शिवनाथ जी शिक्षा के मामले में किसी प्रकार की रियायत बरतने वालों में से नहीं थे। स्कूल जाने की उम्र होते होते शिवनाथ जी ने पोते का दाखिला शहर के सबसे जाने माने पब्लिक स्कूल में करा दिया। दोस्तों, काफी दिनों से अध्ययन का कार्य छोड़ चुके शिवनाथ जी एक बार फिर से अपने पुराने प्रोफेशन में लौट आए थे। वे अपने पोते को स्वयं छोड़ने जाते और स्वयं स्कूल से लेने जाते। घर लौटने पर वो पोते के साथ एक अच्छे दोस्त की तरह उसके साथ खेलते, खाते और स्कूल का होमवर्क भी कराते थे। इस तरह से शिवनाथ जी एक बार फिर से जिंदगी में काफी बिजी हो चुके थे। उनके पास अब अपने यार दोस्तों से मिलने तक का भी समय नहीं था। शिवनाथ जी के पोते के प्रति इस रवैये से नाती और पोते की पढ़ाई लिखाई में उनका काफ़ी समय निकल रहा था। एक दिन हमेशा की तरह स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग का कार्यक्रम रखा गया। संजोग से इंजीनियर साहब काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए थे। ऐसे में बहुरानी को अकेले ही पेरेंट्स मीटिंग में जाना पड़ा। वहां पहुंचने के बाद वैसे तो हर बार बहुरानी को हमेशा अच्छा ही सुनने को मिला था, क्योंकि उनका बेटा, उनका नन्ना मुन्ना शिवनाथ जी की छत्रछाया में काफ़ी होनहार था। परंतु इस बार जैसे बहुरानी सोचकर घर से बच्चे के साथ स्कूल आई थी, वैसा नहीं हुआ। उल्टे इस बार उन्हें अपने बच्चे के स्कूल की क्लास टीचर से कुछ शिकायत सुनने को मिली। क्लास टीचर ने बताया कि आपका बेटा कभी कभार गवारों की भाषा बोलता है, जो इस अंग्रेजी मीडियम विद्यालय में बोलना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। सबके सामने बेटे की शिकायत सुनकर अब तो बहुत गुस्सा आ रहा था शिवराज की बहू को, और शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। शायद वो इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बेटे का हाथ पकड़ा और चुपचाप घर वापस लौट आई। घर आने के बाद बहुरानी ने वैसे तो इस संदर्भ में किसी से कोई बात नहीं की, परंतु अगले दिन स्कूल से लौटने के बाद शाम को दादाजी ने पोते को हमेशा की तरह चौराहे पर घुमाने के लिए आवाज़ दी, तो आवाज़ लगाए काफ़ी देर हो गई, मगर पोता उतरकर नीचे नहीं आया। ऐसे में दादाजी ने कई बार पुकारा, पर बार बार आवाज़ लगाने पर भी अंश के नीचे
अंश के नीचे न आने पर दादा दादी थोड़े चिंतित हुए। ऐसे में दादी स्वयं बहुरानी के कमरे के पास जाकर बुलाने लगी। तब बहुरानी ने तीखे स्वर में कहा, अंश को बाहर खेलने नहीं जाने देना है उसे। दादी ने इसका कारण जानना चाहा, परंतु बहू ने चुप्पी साध ली। उनके किसी भी प्रश्न का जवाब न देने पर चुप्पी साधी रखी। बहुरानी के पीछे खड़ा अंश बार बार दादाजी को छत से निहार रहा था कि कब उसे माँ के द्वारा जाने की आज्ञा मिलेगी, क्योंकि सैर सपाटा अंश को काफी पसंद था। परंतु उस दिन बहू ने जाने नहीं दिया। हर शाम उसे दादाजी के साथ जाना, वहाँ खूब सारी मस्ती करना, खाना पीना आदि पसंद था और वो उसकी आदत बन चुकी थी। परंतु दादी के लाख कहने के बावजूद आज बहू ने पोते को जाने नहीं दिया। कई दिन गुजर गए, मगर अंश घर से सिर्फ स्कूल जाने के लिए ही बाहर निकलता। संडे का दिन था। संजोग से इंजीनियर साहब घर पर ही थे। दादाजी के एक करीबी दोस्त जो कि उसी मोहल्ले के थे वहां आए हुए थे। काफी देर तक दादाजी की उनके दोस्त से बात चलती रही। जब वे वहां से चलने लगे तब दादाजी भी उनके साथ चल पड़े। दादाजी के दोस्त ने अंश को भी अपने साथ चलने को कहा, मगर अंश की मम्मी ने उसे जाने नहीं दिया। अंश उत्साहित होकर उनके साथ निकलना चाहता था। तभी उसकी नजर छत पर खड़ी उसे घूर रही उसकी मम्मी पर पड़ी। बेचारे अंश के तो प्राण सूख गए। वो बस चुपचाप ही वहीं ठिठक गया। जब यह सब कुछ हो रहा था तभी इन बातों को इंजीनियर साहब बहुत गौर से देख रहे थे। उनके जाने के बाद तुरंत ही वे पत्नी के कमरे में गए और इन सब की वजह जाननी चाहिए। पहले तो बहुरानी ने इधर उधर की बातें करके उन्हें मूल विषय से भटकाने की कोशिश की, मगर इंजीनियर साहब के अड़ियल रवैये के कारण बहुरानी को मजबूरन उन्हें सारी बात बतानी पड़ी। बहुरानी ने स्कूल के पेरेंट्स मीटिंग में बच्चे की शिकायत का वाकया इंजीनियर साहब को बताया। पत्नी ने बताया कि हमारा बच्चा वैसे तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है और घर में सभी खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। कोई भी यहाँ ऐसी वैसी भाषा का प्रयोग नहीं करता, परंतु ये दादाजी के साथ शाम को सैर सपाटे के लिए अक्सर जाया करता है। वहाँ पर आसपास के बस्ती के बच्चे भी खेलने आते हैं, जिनसे अधिकतर बच्चे या तो स्कूल नहीं जाते या फिर स्कूल के नाम पर केवल स्कूल जाते हैं पर पढ़ाई नहीं करते। उनकी अनुचित क्रियाकलापों से अंश ने उन्हें ग्रहण कर लिया है, जो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। इसलिए अंश के मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने कूदने तथा उनके साथ दोस्ती करने से मैंने साफ पाबंदी लगा दी है। नहीं चाहती कि ऐसे बच्चों से अंश का दूर दूर तक कोई वास्ता हो और उनकी बुराइयां अंश पर हावी हों। इंजीनियर साहब पत्नी की बातों को गंभीरता से सुन रहे थे। उसके बाद से उन्होंने एक कहानी पत्नी को सुनाई। कहा कि जब वे बचपन के दिनों में अपने ननिहाल गर्मियों की छुट्टियां मनाने गए थे, उसी दौरान एक दिन जब वे अपने दोस्त के साथ गांव के बगीचे में खेल रहे थे, तभी अचानक उन्होंने अपने सामने बहुत से जहरीले सांपों को देखा। वे काफी भयभीत हो गए। तभी जाने कहां से दूसरी ओर से सांप के ठीक सामने नेवला आ धमका। दोनों एक दूसरे की राह से हटने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। ऐसे में दोनों के बीच जंग होना लाजमी था। काफी देर तक दोनों के बीच सह और मात के संघर्ष का खेल चलता रहा। इस दौरान सांप ने कई बार नेवले को डसने की कोशिश की, मगर हर बार नेवला खुद को बचाने में सफल रहा। दोनों ने लगभग सारे पैतरे आजमा डाले, परंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंत में सांप ने अपने मुख से फव्वारे की तरह विष की बहुत बड़ी मात्रा नेवले के ऊपर फेंक दी। तब हमें लगा कि अब तो नेवले का अंत निश्चित है, परंतु बहुत ही विषैले सांप के इतने ज़्यादा जहर का भी असर नेवले पर नहीं हुआ। आगे इंजीनियर साहब ने अपनी पत्नी को बताया, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम जिस भी परिवेश में रहते हैं वहाँ हमारे आसपास कई तरीके के लोग रहते हैं, परंतु कुछ सामाजिक होते हैं, कुछ असामाजिक भी हो सकते हैं। परंतु इन सब का हमारे स्वभाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमें जो संस्कार सिखाए गए हैं वो कितने प्रबल और निर्बल हैं। यदि हमें अच्छे संस्कार सिखाए गए होंगे तो बुरे लोगों की संगत भी हमें विचलित नहीं कर सकेगी। उनकी बुराइयों का हम जरा भी प्रभाव नहीं ग्रहण करेंगे। वही अगर हमें अच्छे संस्कार नहीं दिए गए तो हम बुराई सीख लेंगे।
तब शायद ये भी हो सकता है कि हमारा स्वभाव आसपास के वातावरण के अनुरूप ही ढल जाए। इसलिए हमें अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारे बच्चे में अच्छे संस्कार रहेंगे तो समाज की कोई भी बुराई उनको छू नहीं सकेगी। इसके लिए उन्हें बंद कमरे में रख देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। इंजीनियर साहब ने अच्छे से बता दिया अपनी पत्नी को। बड़े समाजों में रहने वाले एक अच्छे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों में बुराइयों का होना इस बात का प्रतीक है कि उनका स्वभाव किसी परिवेश पर नहीं बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसका प्राथमिक विद्यालय अर्थात उसके माता पिता एवं परिवार उसे कैसी शिक्षा और संस्कार दे रहे हैं। यदि संस्कार अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से समाज में फैली छोटी मोटी बुराइयां क्या बड़ी से बड़ी असामाजिक चीज़ें भी उसमें पनप नहीं पाएंगी। बहुरानी को इंजीनियर साहब की बातें समझ में आ गई थी। अगले दिन शाम को विद्यालय से लौटने के बाद अंश दादाजी के साथ सैर सपाटे पर जाने के लिए फिर से तैयार हो गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर सिर्फ अच्छे परिवेश से ही बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का निर्माण हो सकता तो उच्च समाज में रहने वाले एवं उच्च विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों में कभी बुराइयां जन्म नहीं ले पाती। हमें समझना होगा कि हमारे बच्चों में अच्छे संस्कारों का निर्माण तभी हो सकता है जब हम खुद उन्हें अच्छे संस्कार दें, ताकि समाज में फैली हुई ढेरों बुराइयां उनको छू भी ना सके। जब उनके अंदर अच्छे संस्कार होंगे तो उन्हें भले बुरे की सही समझ होगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।